झारखंड सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण की व्यवस्था को लागू कर दिया है और इसके साथ ही गुजरात और तेलंगाना के बाद झारखंड सवर्णों को आरक्षण देने वाला तीसरा राज्य बन गया है। सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण की यह व्यवस्था 15 जनवरी 2019 के बाद आने वाली सरकारी नौकरियों या फिर शिक्षण संस्थानों में शुरू होने वाले नामांकन में लागू होगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में एक प्रेस रिलीज कर जानकारी दी। वहीं मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। और झारखंड में आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण की व्यवस्था लागू किए जाने पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ट्वीट किया है। सीएम ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए कृत संकल्पित है। तो चलिए सीधे जुड़ते हैं अजय लाल से। अजय, ये चीज़ें लागू की गई हैं लेकिन बहुत ही जल्दी लागू हो गई झारखंड में। इससे दूसरे प्रदेशों को भी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जो तेलंगाना में हुआ इससे कहीं ना कहीं झारखंड ने भी सीख लिया और इस चीज़ को सबसे पहले उन्होंने अपने क्षेत्र में लागू किया, अपने प्रदेश में लागू किया है। देखिए विवेक, मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कल अपने अधिकारियों के साथ एक लंबी बैठक की थी और इसके पूरे इफेक्ट के बारे में उन्होंने जानकारी ली कि चीज़ें यदि लागू होती है तो क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ इसके तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसे कैबिनेट के मंजूरी के लिए मुझे लगता है कि अगले कैबिनेट जब कभी भी होगी उसमें इसकी मंजूरी दे दी जाएगी। उसके बाद से विधानसभा में इसे पारित किया जाना जरूरी है। ऐसा जानकार बता रहे हैं कि चूंकि ये सीलिंग की सीमा है, आरक्षण की जो सीमा 50% थी उसे बढ़ाकर 60% किया जाएगा। तो ये सीलिंग एक तरह का टेक्निकल पेंच आ जा रहा है, जिसे कई जानकार ये कहते हैं कि इसे विधानसभा से भी पारित कराया जाना चाहिए। तो कल से विधानसभा का सत्र है, बजट सत्र शुरुआत होनी है। तो मुझे लगता है कि इसी सत्र में रघुवर दास की कोशिश होगी कि कम से कम इस बिल को तो पास करा ही लिया जाए। और जैसा कि कल मुख्यमंत्री ने अपने अफसरों के साथ बैठक करने के बाद तमाम विभागों के पास आज एक चिट्ठी जाएगी सरकार की तरफ से, जिसमें इस बात की जानकारी होगी कि 15 जनवरी के बाद से यदि कोई वैकेंसी निकलती है, कोई नियुक्ति निकलती है, तो उसमें आर्थिक आरक्षण यानी कि गरीब स्वर्णों को जो आरक्षण देने की बात है उसे भी शामिल किया जाए। और फिलहाल 15 जनवरी के पहले जो वैकेंसी निकली है उसमें इस आरक्षण का लाभ लोगों को नहीं मिलेगा। तो ये चीजें हैं। चालू विधानसभा का जो बजट सत्र कल से शुरुआत होगी उसमें इसे पास कराना यदि जरूरत है तो सरकार इसे भी पास करा लेगी। विवेक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो 10% आरक्षण देने वाला तीसरा राज्य बन चुका है झारखंड। और मधुपुर महोत्सव में इस बार मुख्यमंत्री रघुवर दास भी शरीक होने जा रहे हैं। स्थानीय विधायक राज पालीवाल ने महोत्सव में मुख्यमंत्री के आगमन की पुष्टि की है। माना जा रहा है कि महोत्सव में शामिल होकर मुख्यमंत्री देवघर को बड़ी सौगात देंगे। आपको बताएं कि मधुपुर अनुमंडल के स्थापना दिवस के मौके पर मधुपुर महोत्सव का आयोजन होता है। कार्यक्रम में सिंगर साधना सरगम और विपिन सचदेवा, हास्य कलाकार सुनील पाल भी शामिल हो रहे हैं। मधुपुर महोत्सव मना रहे हैं हम लोग और 27वां मधुपुर अनुमंडल स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर ये मधुपुर महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित है। 25वां मधुपुर अनुमंडल के स्थापना दिवस से यह कार्यक्रम हम लोगों ने शुभारंभ किया था और जब से रघुवर दास के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बनी है तब से हम लोगों ने कला और संस्कृति के क्षेत्र में को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किए हैं। धनबाद में सर्वधर्म सामूहिक विवाह ने उन लोगों को आईना दिखाने का काम किया जो चंद पैसों के लालच में एक लड़की ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। इस सामूहिक विवाह आयोजन के दौरान कौमी एकता की मिसाल देखी गई। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में पिछले 5 सालों से दहेज के खिलाफ सर्वधर्म सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता रहा है। इस बार भी यहाँ 101 जोड़ों की शादी करवाई गई। साथ ही कौमी एकता की मिसाल कायम करते हुए एक ही परिसर में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। इस ऐतिहासिक शादी में जहां कोयलांचल शहरवासी बाराती और घराती की भूमिका निभाए, वहीं वरवधू को आशीर्वाद देने खुद राज्य के मुखिया रघुवर दास पहुंचे थे। इस मौके पर रघुवर दास ने इस सामूहिक आयोजन में शामिल सभी 36 संस्थाओं की जमकर तारीफ की। रघुवर दास ने दहेज मुक्त विवाह को आगे बढ़ाने की भी लोगों से अपील की है। जो भी समाज के लोग, जिन लोगों ने भी इसमें मदद की या जो उपस्थित हुए, अपना बड़प्पन दिखाने का काम किए,
वही बड़ा होता है। पैसे दौलत से कोई बड़ा नहीं होता। जो समाज के काम में, सुख में, दुख में जो व्यक्ति खड़ा होता है, वही सबसे बड़ा आदमी है। सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारोह का थीम रहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दहेज के बगैर बालिग बेटे बेटियों की शादी कराओ। ये शादियां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ अभियान के सपनों को पूरा कर रही है, वहीं देश की एकता और भाईचारगी बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। दूल्हा दुल्हन, पुजारी, मौलाना से लेकर आयोजन और अतिथि दर्शक भी इस अनोखी शादी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। जितना आदमी सब जुटे हुए हैं तो बहुत खुशी हुआ है। बस बहुत खुश हैं हम, अच्छा लग रहा है हमको। अच्छा, हाँ, इसी तरह होना भी चाहिए जिस तरह हो। वो तो हमारे यहाँ नहीं बल्कि तमाम मजहब में, यानी पैसा खर्चा करके जहेज लेकर के सब मजहब में मना है। लोग जो ये जो हो रहा है यही असल होनी चाहिए। जो है रघुवर दास जी यहाँ पर स्वयं आए और उन बच्चों का आशीर्वचन दिए। सभी धर्मों के नाम पर उन्होंने यहाँ एक अच्छा संदेश दिया और सामूहिक विवाह का उद्देश्य भी उन्होंने बताया। अभी एक ही इतना बड़ा मंडप बना हुआ है और उसमें इतने जोड़ों 101 जोड़ों का शादी हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। हम लोग बढ़ चढ़कर भाई सहयोग कर रहे हैं, बढ़ चढ़कर हम लोग खुशियां में शरीक हो रहे हैं। राष्ट्रीय एकता और सांझी संस्कृति की अनूठी मिसाल पेश करने वाले सर्वधर्म सामूहिक विवाह के आयोजन की हर तरफ तारीफ हो रही है। जरूरत है देश में हर जगह लोग इस सामाजिक पहल के कारवां को आगे बढ़ाएं। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, धनबाद। 19 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह गोड्डा आने वाले हैं और शाह के आगमन को लेकर बीजेपी ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में गोड्डा के महागामा स्थित राजमहल हाउस में बीजेपी की एक अहम बैठक गोड्डा लोकसभा प्रभारी अनंत ओझा की अध्यक्षता में बुलाई गई, जिसमें पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हेमलाल मुर्मू, सांसद निशिकांत दुबे, गोड्डा और महागामा विधानसभा के दोनों विधायकों के साथ जिले भर के मंडल अध्यक्ष और पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे और इस बैठक में कार्यक्रम को भव्य और सफल बनाने की रणनीति बनाई गई। बैठक को कैसे सफल बनाना है, इस ढंग का सफल बनाना है कि गोड्डा जिला के इतिहास में एक ऐसा कार्यक्रम हो ताकि ये अस्मरणीय। इसके लिए क्या कुछ तैयारी चलेगी? सारी तैयारी हम लोग ग्रामीण स्तर से जो पार्टी संगठन का अपना तौर तरीका है उसके आधार पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जिले का सौभाग्य है, गोड्डा लोकसभा का सौभाग्य है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार लोकसभा के चुनाव के दृष्टिकोण से झारखंड में पहली बार आ रहे हैं, तो वो गोड्डा आ रहे हैं और उस कारण से उस कार्यक्रम को कैसे भव्य बनाया जाएगा, क्या व्यवस्था होगी, कार्यकर्ता कैसे जाएंगे, उसी के निमित्त आज की बैठक थी। और 17 जनवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र को लेकर स्पीकर ने मंगलवार को बैठक बुलाई थी, लेकिन इस अहम बैठक में मुख्य विपक्षी पार्टी जेएमएम और जेवीएम ही मौजूद नहीं रही। हालांकि सीएम और कांग्रेस की मौजूदगी में सदन को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनी। विधानसभा का बजट सत्र सुचारू रूप से चले, हंगामे और एक दूसरे पर वार पलटवार की जगह जनता के हित में कुछ काम हो जाए, इस पर सहमति बनाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक दल के नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें इस बात पर सहमति बनी कि विपक्ष अगर सरकार से किसी मुद्दे पर सहमत नहीं है तो विरोध जरूर करे, लेकिन विरोध की आवाज में जनता के मुद्दे न दब जाएं। सभी लोगों ने कहा है कि बजट सेशन अच्छा चलेगा और उस बजट सेशन में सारे लोगों को एक तरह से कहेंगे कि 15 दिन का जो कार्य दिवस है, 15 दिन का जो कार्य दिवस है, उसमें सारे लोग को अपनी अपनी बातों को, अपनी अपनी भावनाओं को, अपने अपने क्षेत्र के विषयों को रखने का मौका मिलेगा। बैठक के बाद कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत ने कहा कि सदन की गरिमा बनी रहे, इसकी जिम्मेदारी भी माननीय सदस्यों की ही है और विरोध का तरीका भी संवैधानिक होना चाहिए, न कि अव्यवस्था पैदा करने वाला। सरकार की नीतियों से असहमत हम होते हैं तो उनके धन्यवाद ज्ञापन के माध्यम से सरकार की नीतियों से हम असहमति व्यक्त कर सकते हैं। हम लोगों ने किया कि एक सबसे अनुरोध किया सभी दलों से कि महामहिम के भाषण के दरमियान एक जो हमारे सदन की गरिमा है उसे हम करें और अवरोध ना करें। बहुत लोग उसी विषय को लेकर पुनः धरने पर बैठते हैं, जो मुख्य दरवाज़ा, जो मुख्य द्वार है वहाँ पर, इस विषय पर भी हम लोग चर्चा किए हैं।
विधायक दल की बैठक में प्रमुख विपक्षी दल जेएमएम का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा तो जेवीएम के प्रतिनिधि भी नदारद रहे, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री ने इसे ज्यादा तूल नहीं दी। माननीय अध्यक्ष महोदय ने अगर मीटिंग कॉल की थी कि सुचारू ढंग से कैसे चले, तो प्रयास ये होना चाहिए कि सभी की सहभागिता होती तो अच्छा लगता। दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए कि वो बैठक में नहीं आए। आज ये त्यौहार भी है, लोग अपने अपने घरों पे हैं और अपने अपने क्षेत्र में है, इस त्यौहार के चलते भी नहीं आ पाए होंगे और निश्चित रूप से ये सत्र बढ़िया चलेगा। बजट सत्र को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी बैठक हुई, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था समेत तमाम बिंदुओं पर समीक्षा की गई। पूरा विधि व्यवस्था को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर पूरा कारगर व्यवस्था यहाँ पे रहेगी, इसकी समीक्षा हुई है और अन्य बिंदुओं पर भी समीक्षा हुई है। बजट सत्र सुचारू रूप से चले, इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष की पहल कितनी कारगर होगी, जनता के मुद्दों पर माननीय कितने गंभीर होंगे, ये सारी बातें तो बजट सत्र शुरू होने के बाद ही पता चलेगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से मनोज की रिपोर्ट। हजारीबाग में 300 करोड़ साल पुराने हिमयुग की गतिविधियों को अवसादी चट्टानें मिली हैं और भूगर्भ शास्त्रियों में इसे लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। हजारीबाग के चौरी स्थित जरवा प्रखंड के दुधी नदी में ये चट्टानें और कंक्रीट पत्थर हैं जो अपने आप में कई इतिहास समेटे हुए हैं। भूगर्भ शास्त्री इस चट्टान की खासियत बताते हुए कहते हैं कि इस क्षेत्र में कभी ग्लेशियर हुआ करता था और पिघलने के बाद ग्लेशियर ने यहाँ अपने अमृत छाप छोड़ दिए। भूगर्भ शास्त्रियों ने इस क्षेत्र को हर हाल में संरक्षित और संग्रहित करके रखने की बात कही है। ये इलाका महज 1 किलोमीटर के लंबे दायरे में है और यहाँ एक साथ जितनी गतिविधियाँ हुई हैं वैसा और कहीं नहीं देखा गया और ऐसे में ये स्थल भूगर्भ शास्त्र के छात्रों के लिए बेहद अहम है। 300 मिलियन ईयर्स वर्ष पहले यहाँ पर एक ग्लेशियर था और ग्लेशियर जैसे जैसे मेल्ट किया और मेल्ट करके वो फ्लूवियल कंडीशन में आया, तो ग्लेशियर होने का जो एविडेंस है वो बहुत अच्छा प्रिजर्व है। जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारा बिल्डर्स और टेबल्स यहाँ पर एम्बेडेड है और इतना अच्छा प्रिजर्वेशन जो ग्लेशियर होने का जो एविडेंस है, यहाँ से कई साइकिल में यहाँ से लेकर के जो वहाँ जो बुलडोजर लगा हुआ है वो कई स्टेजेस में डेवलप, उस पर काफ़ी रिसर्च हुआ है। अभी हम जहाँ पर खड़े हैं आप देख सकते हैं, आपको देखने से एक चीज़ समझ में आता है कि इसमें कई बड़े बड़े ब्लॉक्स भी हैं, छोटे साइज़ के भी हैं। इसको हम लोग कोबल पेबल कहते हैं, सैंड साइज़ है, क्ले साइज़ है, ये सारे के सारे एक साथ आपको मिल रहे हैं। रिवर के डिपॉजिट से ऐसा संभव नहीं है क्योंकि ये सारे जितने तरह के ये ब्लॉक्स थे डिफरेंट साइज़ के, ये बर्फ़ में दबे हुए थे और ग्लेशियर जब पिघला, आइस जब मेल्ट किया, यहाँ पर सदियों पहले जैसे 300 मिलियन वर्षों पहले यहाँ पर विशाल हिमखंड हुआ करते थे। उस समय अर्थ के भूमि के कुछ टेक्टोनिक कारणों से वो हिमखंड यहाँ पर बहने लगे मतलब चलना शुरू हुआ। ग्लेशिएशन, डीग्लेशिएशन उसे कहते हैं और धीरे धीरे वो पानी में परिवर्तित होने लगा। तो उसमें जितने सारे सेडिमेंट्स, बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े और जो वो आसपास से ही लिया गया था, छोटनागपुर नाइसी कॉम्प्लेक्स से ही उसको लिया गया था, वो यहाँ पर एक ही साथ जमा होते गए। खबर है लातेहार से, जहां चिपादोहर वन क्षेत्र के जवा पुल के पास एक हाथी का शव मिला। आशंका जताई जा रही है कि हाथी की मौत 2-3 दिन पहले हुई है। वहीं हाथी के शव से दांत गायब है। फिलहाल हाथी की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका, लेकिन हाथी दांत तस्करों द्वारा हाथी की हत्या किए जाने से इनकार नहीं किया जा रहा। पीटीआर के डिप्टी डायरेक्टर विनयकांत मिश्रा ने पूरे मामले की जांच की बात कही है। पलामू टाइगर रिजर्व में आज की तारीख में कोई बाघ नहीं है। ये हाल तब है जब केंद्र और राज्य सरकार बाघ संरक्षण के नाम पर हर साल करोड़ों खर्च कर रही है। वन से गायब वनराज, झारखंड से नाराज टाइगर, बेतला में एक भी बाघ नहीं। झारखंड में अब एक भी बाघ नहीं है। बाघों को बचाने के लिए पलामू में 1973 में बेतला टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई थी। बीते 46 सालों में बाघों के संरक्षण के नाम पर सिर्फ झारखंड में अरबों रुपये खर्च किए गए, लेकिन बाघों की संख्या बढ़ने की बजाय घटती चली गई। अब हाल ये है कि झारखंड में एक भी बाघ नहीं है। अभी तो बाघ यहाँ नहीं है, हम तो जान रहे हैं। ऐसे वो लोग, कुछ लोग जानते होंगे तो जाने, इसलिए कि हम लोग को पता है, हम लोग जहाँ बाघ रहता है वहाँ खुद हम लोग हाथी लेके जाते हैं।
वहाँ ड्यूटी करता है हनुमान, वही लोग हम लोग को गारंटी कॉल करता है, मान लेते कॉल नहीं हो रहा, लेकिन उसका पागबाट तो मिलना चाहिए, कि मिल नहीं रहा है। आखिर बेतला से कहां गए बाघ? क्या बाघों का तस्करों ने किया शिकार? जंगल में अतिक्रमण से भागे बाघ। अब बेतला बाघों के लिए सेफ जगह नहीं। झारखंड में बाघों के लिए बेतला टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई थी। यहाँ बाघों को कोई दिक्कत न हो इसकी व्यवस्था की गई थी, लेकिन इसके बाद भी वनराज यहाँ नहीं ठहरे। पर्यावरण के जानकार लोगों का कहना है कि वन क्षेत्र में ग्रामीणों के बढ़ते दखल और वनों के लगातार कटाई से बाघ यहाँ से पलायन को मजबूर हुए। देखिए, फेल होने का कारण क्या है कि एक तो आबादी बढ़ी है, उसका दायरा छोटा होता गया। अगर बाघ का दायरा छोटा होता जाएगा, क्योंकि बहुत बड़े एरिया का राजा होता है, करीबन 100 स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया उसका क्षेत्र होता है, और उसको खाने पीने का साधन नहीं मिलेगा तो वो यहाँ नहीं रहेगा। मालिक आएगा भी तो चला जाएगा वो। तो कहीं ना कहीं उस तरह का क्षेत्र अभी आपके पास नहीं है, क्योंकि आप देखिएगा पलामू वगैरह का बहुत बड़ा क्षेत्र गांव वगैरह बस गया, एकदम इंक्रोच कर गया है। बेतला टाइगर रिजर्व के कोर और बफर एरिया से बाघों के गायब होने से वन विभाग चिंतित है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बेतला के बाघ फिलहाल छत्तीसगढ़ के जंगल में चले गए हैं, बरसात तक वो वापस आ जाएंगे। अभी अगर आज के दिन में पूछिएगा तो आज के दिन में इनका कोई हमको ये नहीं मिल रहा है साक्ष्य। आज मतलब ये संभवतः हम लोगों का आकलन ये है कि ये लोग छत्तीसगढ़ की तरफ यहाँ जो डिस्टर्बेंस है उसके चलते माइग्रेट किए हैं, और हम हर साल होते रहता है। झारखंड के जंगल से बाघ तब गायब हो गए हैं जबकि इनके संरक्षण के लिए 2017-18 में 30 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि खर्च हुई। विभाग ने कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि बाघ बेतला से छत्तीसगढ़ चले गए हैं। 1973 में बेतला में 123 बाघ थे। टाइगर रिजर्व बनने के बाद यहाँ बाघों की संख्या बढ़ने के बदले घटती ही चली गई, और 46 साल बाद इस टाइगर रिजर्व में अब कोई बाघ नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि इकोसिस्टम के लिए बाघों का धरती पर रहना बेहद जरूरी है। पलामू से नीलकमल, लातेहार से विकास के साथ रांची से न्यूज़ 18 के लिए उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और पाकुड़ के पाकुड़िया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत इतनी बदतर है कि यहाँ घायल मरीज को स्ट्रेचर तक नहीं मिलता है। पाकुड़िया मोटरसाइकिल दुर्घटना में घायल शख्स को पाकुड़िया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां परिजनों को स्ट्रेचर नहीं मिला, और इसकी वजह से मरीज को गोद में उठाकर परिजनों को ऑपरेशन थिएटर के भीतर ले जाना पड़ा। पाकुड़िया स्वास्थ्य केंद्र से आए दिन इस तरह की शर्मनाक तस्वीरें आती रहती हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमा इस ओर पहल करने की बजाय मूक दर्शक बना रहता है।